हाँ जी, कल हमने क्या पढ़ा है? बजट। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। बजट क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है? रिसीट्स होते हैं और एक्सपेंडिचर होता है। रिसीट्स मतलब गवर्नमेंट कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाती है, और एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी होती है। यहाँ तक ठीक है। अब रिसीट्स दो तरह के रिसीट्स होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसीट, जो हमने देखा। अब रेवेन्यू रिसीट्स में क्या क्या आ जाते हैं? टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, नॉन टैक्स रेवेन्यूज, ठीक है, चालान, फीस, इंटरेस्ट एक्स्ट्रा। और क्या आ सकता है? दूसरा कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स में क्या आता है? डेट, बोरोविंग और डिसइन्वेस्टमेंट। क्योंकि ये डेट है, डेट रिसीट, ये तो नॉन डेट हो गया ना, जो आप डिसइन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है। तो कैपिटल रिसीट्स में दो तरह के रिसीट्स होते हैं, एक होता है डेट रिसीट्स, दूसरा होता है नॉन डेट रिसीट्स। उसके बाद तीसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है? सैलरीज, पेंशन, सब्सिडीज, जो इंटरेस्ट लोन के ऊपर आप कर रहा है वो आप देते हैं, पेंशन। एक खास चीज आती है ग्रांट्स। ग्रांट्स किनको दिया जाता है? स्टेट्स को। स्टेट्स को ग्रांट्स दी जाती है। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है? आपका खर्चा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रिंसिपल अमाउंट को रीपे करना, ठीक है। अब इसमें से कुछ चीजें ऐसी है जिनकी वजह से लायबिलिटी और एसेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उनको आप कहते हैं रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में रेवेन्यू रिसीट्स आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं। इनकी वजह से लायबिलिटी और एसेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा होता है जिनकी वजह से लायबिलिटी और एसेट के ऊपर फर्क पड़ता है, उनको कहते हैं कैपिटल, चाहे कैपिटल रिसीट्स हो या कैपिटल। उसके बाद तीसरी चीज हमने पढ़ी थी कि बजट तीन तरह के हो सकते हैं। या तो एक मुल्क में स्पेंडिंग ज्यादा होगी, इनकम कम होगा, तो डेफिसिट बजट होगा। या तो एक मुल्क में स्पेंडिंग कम होगी, इनकम ज्यादा होगा, तो सरप्लस बजट होगा। या तो स्पेंडिंग और इनकम बराबर बराबर होगी, तो बैलेंस्ड बजट होगा, ठीक है। डेफिसिट क्या है? व्हाट इज डेफिसिट? व्हाट इज डेफिसिट? अगर एक गवर्नमेंट स्पेंड करता है, उसकी स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है और उसकी इनकम उतनी ज्यादा नहीं है, इनकम कम है, स्पेंडिंग, मानो कि एक गवर्नमेंट के पास इनकम 100 रुपया है और उसकी स्पेंडिंग जो है वो कितनी है? 150। इसका मतलब है जो 50 रुपीज है, दैट इज अ डेफिसिट। दैट इज डेफिसिट। डेफिसिट एक हिसाब से घाटे को कहते हैं। गवर्नमेंट को घाटा कितना हुआ? डेफिसिट मीन्स घाटा। गवर्नमेंट को घाटा क्यों हुआ, कितना हुआ? अब घाटे की किस्में हैं, डेफिसिट्स की किस्में। सबसे पहला डेफिसिट है जिसको कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना, क्या कहते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट किसके बराबर हो सकता है? रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसीट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसीट्स, यानी कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स टोटल कितनी है, ठीक है, इसका टोटल अमाउंट, और गवर्नमेंट के पास खर्चा कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू डेफिसिट मींस टोटल रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। टोटल रेवेन्यू रिसीट्स माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट के पास अगर इस हिसाब से देखा जाए, मानो 100 रुपीज क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स माइनस 150 क्या है? रेवेन्यू। इसका मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इसका मतलब है रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, जिसको हम आरडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरडी। रेवेन्यू डेफिसिट इज 50। अब बात समझ रहे हैं? वापस आइए इस पे। यहां पे मैंने एक चीज बताई थी, ग्रांट्स, यानी कि रेवेन्यू खर्चा जो है, एक्सपेंडिचर जो है, इसमें से एक हिस्सा ग्रांट्स जाता है। किनको? स्टेट्स को। अब स्टेट उस ग्रांट का क्या करती है? स्टेट उस ग्रांट का रोड बना सकती है, रेलवे बना सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती है। इसका मतलब है स्टेट ने उस ग्रांट को क्या किया? एसेट क्रिएट किया। आपने एक्सपेंडिचर में ग्रांट दी है। अगर आप कह रहे हो कि रेवेन्यू डेफिसिट, गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू रिसीट्स, सो यू ब्लेम द गवर्नमेंट।
आप गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं ना कि देखो आप घाटे में है, लेकिन गवर्नमेंट आपसे पूछ रहा है कि देखिए आपने जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा है उसमें से ये चीज नहीं देखी कि हमने जो स्टेट्स को ग्रांट दी है वो तो घाटा नहीं है, वो तो स्टेट क्या करता है आगे जाके एसेट क्रिएट करता है, तो फिर आप उसको भी रेवेन्यू डेफिसिट में क्यों इंक्लूड करते हो, उसको आप निकालिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सो रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? इट इज द टोटल रेवेन्यू रिसीट माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू रिसीट्स कम है, इसका मतलब है गवर्नमेंट के पास टैक्सेस कम आ रही है। यही है ना मसला? गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू रिसीट्स कम होना मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट के पास टैक्सेस कम आ रहे हैं, गवर्नमेंट के पास नॉन टैक्स रेवेन्यूज कम आ रहे हैं, फीस कम आ रहा है, चालान कम आ रहा है। एक्सपेंडिचर क्या है? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सैलरीज। इसका मतलब है आप अपने मुलाजमों को सैलरी तक नहीं दे पाते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको अपने मुलाजमों को सैलरी जब देनी है ना तो उसके लिए भी आपके पास पैसा, रेवेन्यू डेफिसिट तो यही दिखा रहा है ना। सो यू ब्लेम द गवर्नमेंट कि देखिए आपके पास पैसा देने के लिए, सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है तो आप तो घाटे में है। बट द गवर्नमेंट क्लेम इज दैट कि आप क्यों सब इसमें इंक्लूड करते हैं? ये जो हमने ग्रांट दी है इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन ये ग्रांट हमने स्टेट को दी है एंड स्टेट हैज क्रिएटेड द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप इसको मत जोड़िए डेफिसिट में। आप समझ रहे मेरी बात क्या कह रहा है? आप इसको डेफिसिट में मत जोड़िए। तो हम नहीं जोड़ते हैं इसमें। अगर हम इसको डेफिसिट में, मानो कि 50 टोटल डेफिसिट है ना, उसमें से जो ग्रांट दिया होगा स्टेट को, मानो वो 20 रुपीज है, 20 रुपीज है, तो कितना रहा है? दैट मीन्स 30 रुपीज आपका एक्चुअल डेफिसिट है। उसको कहते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। क्या कहते हैं? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ध्यान से सुनना, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ये आदमी कहते हैं। इसका मतलब है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट किसके बराबर होगा? इट वुड बी द रेवेन्यू डेफिसिट माइनस जो आपने ग्रांट्स दिए स्टेट्स को। अब स्टेट ने उस ग्रांट का क्या किया? क्रिएट द एसेट। आप समझ रहे मेरी बात? दैट मींस इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज एक्चुअली रेवेन्यू डेफिसिट माइनस grants given to states for creation of assets. Grants given to states for creation of asset. हम क्या बात कर रहे हैं? कम बैक क्लियर। अब गवर्नमेंट विल एनालाइज कि गवर्नमेंट के पास अगर रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू रिसीट्स यानी कि जो गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम है, टैक्सेस, नॉन टैक्सेस, ठीक है, अब गवर्नमेंट के खर्चे कितने हैं? सैलरीज, पेंशन, सब्सिडीज, इंटरेस्ट देना लोन के ऊपर, ठीक है, या ग्रांट्स देना। तो अगर हम एनालाइज करेंगे कि इस साल या अगले आने वाले साल में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो आप कहेंगे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 150 है। फिर कहते हैं कि गवर्नमेंट की इनकम कितनी है, तो कहेंगे 100। तो फिर आप ब्लेम करेंगे ना गवर्नमेंट को, देखिए आपके पास पैसा नहीं है, दैट मींस यू आर ऑन लूजिंग साइड, आपका तो डेफिसिट है एंड दिस डेफिसिट इज रेवेन्यू डेफिसिट। कैपिटल डेफिसिट की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? रेवेन्यू डेफिसिट की। गवर्नमेंट विल क्लेम नहीं, आप जो रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर रहे हैं 50 रुपीज, इट इज नॉट एक्चुअली 50। वी हैव गिवन some amount of grants to the states which they have created assets, so वो थोड़ी डेफिसिट होगा। हमने स्टेट्स को ग्रांट्स दी और उस ग्रांट से स्टेट ने क्या किया? एसेट क्रिएट किया। तो अगर उन्होंने एसेट क्रिएट किया, हाउ कम इट बी डेफिसिट? वो तो एसेट है, तो उसको मत जोड़िए आप। तो सबसे पहले जो पहला डेफिसिट है दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट, इन व्हिच यू कैलकुलेट टोटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। सो इफ यू गेट सम अमाउंट ऑफ डेफिसिट हियर, नो 50 रुपीस, सो विल कंसीडर इट एज अ डेफिसिट। आप समझो कि गवर्नमेंट घाटे में है, यू विल ब्लेम द गवर्नमेंट। But then you will come to the second notion that there is some amount of money that has been taken from the revenue expenditure given by the central government to states, and states has created the assets. So you should not calculate that amount as well. You should exclude that. So when you exclude that amount, it becomes effective revenue deficit. क्या बन जाता है? Effective revenue deficit. Now how you calculate it? You calculate the total revenue deficit minus that amount of grants you have given to the government, state government, for the creation of assets. So effective revenue deficit would be equivalent to revenue deficit minus the grants given to states for the creation of assets. That will be called as, अब आप खुद बताइए इसमें कितना आ जाएगा? आपका revenue deficit कितना था? 50, ठीक है, minus 20 rupees has been given to the states. So actually the effective revenue deficit would be lesser than the revenue deficit. It would be 30. So government कहेगा नहीं, हम घाटे में, जितना आप बोल रहे थे उतना घाटे में। अब घाटा लेना जरूरी है या घाटे का होना जरूरी? घाटा क्यों चाहिए? और घाटा इज घाटा एडवांटेजेस इन द इकोनॉमी? इज डेफिसिट एडवांटेजेस इन इकोनॉमी? क्या बताइए?
फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, ऑब्वियसली जितने उसके खर्चात है, जितनी उसकी एक्सपेंडिचर्स है, उतनी ज्यादा रेवेन्यू या रिसीट्स नहीं है टोटल में, तो वो क्या करेगा, उस डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए पैसा लेगा, तो वो भी एक घाटा है। लेकिन वो पैसा किस लिए लेता है, ताकि आगे जाके वो पैसा एसेट क्रिएट करे, तो फिर वो घाटा है नहीं। अगर कोई भी पैसा आप इस वजह से लोन लेते हो ताकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, तो फिर वो लोन थोड़ी घाटा है, यू विल पे दैट लोन, यू विल रीपे दैट लोन, लेकिन उससे जो एसेट क्रिएट होगा उससे आपको फायदा मिलेगा। तो हर घाटा गवर्नमेंट के लिए डिसएडवांटेजेस नहीं होता है। वो घाटा जो आप एसेट क्रिएशन के लिए करते हो या लेते हो या सहते हो या बर्दाश्त करते हो, वो बोरोविंग जो आप एसेट क्रिएशन के लिए इस्तेमाल करते हो, वो घाटा एक्चुअली घाटा। अगर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो आप सभी चीजें करते हो, सैलरी देते हो, सब्सिडी देते हो, इंटरेस्ट रीपे करते हो, अगर उसके लिए आप क्या करते, कर्जा लेते या बाकी चीजें, तो आप कहते हैं कि आपको सैलरी देने के लिए भी पैसा नहीं है। और उसमें से एक ये एस्पेक्ट है कि आप ग्रांट्स देते हो किनको, वो भी एक्सपेंडिचर है। उस वजह से कि वो एक हिस्सा नहीं बन जाता है घाटे का, क्योंकि वो फर्दर क्रिएट क्या करता है। तो हमेशा गवर्नमेंट अगर कोई लोन लेता है, बोरोइंग करता है, वो घाटा, और हर डेफिसिट घाटा नहीं होता। तो पहला वाला जो है दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट। दूसरा वाला जो है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। दोनों समझ हुए। तीसरा वाला जो है उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। क्या कहते हैं? अब फिस्कल डेफिसिट जब होगा इसके बराबर हो सकता है। ऑब्वियसली फिस्कल डेफिसिट, आप टोटल डेफिसिट की बात आप कर रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट मींस आप सिर्फ रेवेन्यू की बात या क्या, टोटल। इसका मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कितना। इट्स नॉट अबाउट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो तो रेवेन्यू डेफिसिट का हुआ। फिस्कल डेफिसिट मतलब, ध्यान से सुनना, इट इज इक्विवेलेंट टू टोटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। ध्यान से सुनना, माइनस टोटल रिसीट्स। इधर ध्यान से सुनो। इट इज टफ इन द सेंस कि आप 2-3 दिन लग जाएंगे इसको समझने में, लेकिन फिर जब समझ जाओगे। नाउ वी टॉक अबाउट द फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल मींस कंसीडर एज बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट, अब बजट डेफिसिट में आपकी टोटल एक्सपेंडिचर क्या होंगे? ये टोटल एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब हम फिस्कल डेफिसिट बात करें तो एक्जेक्टली बजट डेफिसिट, यानी कि टोटल आपकी फिस्कल डेफिसिट क्या है, तो इट वुड बी द टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू प्लस कैपिटल माइनस टोटल रिसीट्स, या ऐसा लिखेंगे आप, टोटल रिसीट्स माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, एक ही बात है। तो टोटल रिसीट्स कितने हुए, चाहे वो रेवेन्यू रिसीट्स है या कैपिटल रिसीट्स है, और टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने आपको परसों बोला था, कल बोला था कि यहां पे हम एक हमारा सोर्स ऑफ इनकम जो है बोरोविंग है ना, दोनों बोरोविंग्स है कि नहीं। डेट क्या है, डेट आपका कर्जा है, बोरोविंग है, ठीक है, वो भी एक रेवेन्यू है ना, वो भी एक इनकम है ना। लेकिन ये तो आपको पे करना है, वापस पे करना है ना। गवर्नमेंट हैज टू पे बैक। अगर गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया है जो कि कैपिटल रिसीट्स में आ जाएगा, वो तो वापस करना है ना। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कोई डिसइन्वेस्टमेंट की है, वो तो वापस थोड़ी करना है, उससे जो पैसा जनरेट होगा वो थोड़ी वापस करना है। आप बात समझ रहे हैं मेरी? गवर्नमेंट ने अपनी कोई एसेट बेच दी, रेलवे बेच दिया, वो डिसइन्वेस्टमेंट हुई ना। अब डिसइन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, स्ट्रेटेजिक होती है, नॉर्मल डिसइन्वेस्टमेंट होती है। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट मींस कि गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल बेच देगी अलोंग विद मैनेजरियल कंट्रोल। मानो 60, 70, 80%, मोर देन 51%, अगर गवर्नमेंट अपनी कोई एसेट बेचती है विद मोर देन 51% ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग, उसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। वन गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट की, उससे जो पैसा आया वो थोड़ी वापस करना, लेकिन जो लोन से पैसा आ जाता है वो वापस करना अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। इसका मतलब है लोन से लिया हुआ पैसा गवर्नमेंट का अपना पैसा, दैट कांट बी कंसीडर्ड एज एन इनकम। आप बात समझ रहे हैं? लोन से लिया हुआ पैसा, इसका मतलब है जब आप फिस्कल डेफिसिट की बात करते हो तो वहां पे आप टोटल एक्सपेंडिचर लिखते हो। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल। अब टोटल एक्सपेंडिचर इसमें क्या आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा? इट वुड बी कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। होगा कि नहीं होगा? क्या होगा ये? कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, माइनस टोटल रिसीट्स क्या है। एक तो रेवेन्यू रिसीट्स है, रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स। क्या सारा कैपिटल रिसीट आएगा? नहीं। कौन सा वाला आएगा? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, क्योंकि डेट वाला कैपिटल रिसीट, इसका मतलब है रेवेन्यू रिसीट्स माइनस नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स।
डेट वाला कैपिटल रिसीट क्योंकि वो वापस करना है। सो फिस्कल डिफिसिट में आपका टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, बट दिस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग द डेट रिसीट। डेट रिसीट आप एक्सक्लूड करते हैं। बात समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है? सिंपल सी बात है। जब हम डेफिसिट की बात करते हैं, डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट के पास घाटा कितना हुआ है या उसकी एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है, उसके बेसिस पे डेफिसिट की टाइप्स है। पहली टाइप रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है और गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू रिसीट्स। अब गवर्नमेंट को आप ब्लेम करते हो कि आपके पास रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा है, वो कहते हैं कि नहीं, हमने जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया ना उसमें कुछ पैसा हमने ग्रांट्स दिए स्टेट गवर्नमेंट्स को, उसको आप एक्सक्लूड कीजिए। मैंने बोला ठीक है। जब उसको एक्सक्लूड करेंगे तो आपके पास इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। आप समझ रहे मेरी बात? फिर दूसरा कि अगर हम टोटल में डेफिसिट देखेंगे, जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, तो टोटल में हम देखते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, बोथ रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, माइनस टोटल रिसीट्स कितनी होंगी। गवर्नमेंट के पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है? लोन, टैक्सेस हैं जो रेवेन्यू रिसीट्स में आएंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं जो रेवेन्यू रिसीट्स में आएंगे, प्लस कैपिटल रिसीट्स हैं जिसमें लोन आएगा, डिसइन्वेस्टमेंट आएगा। लेकिन उसमें से जो लोन है वो आप इनकम कंसिडर, उसको आप रिसीट कंसिडर नहीं, क्योंकि वो वापस करना है। इसीलिए जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, इसमें टोटल एक्सपेंडिचर तो देखते हैं कैपिटल और रेवेन्यू, प्लस टोटल रिसीट्स भी देखते हैं, लेकिन उसमें से निकालते क्या है? उसमें से निकालते हैं डेट रिसीट्स। उसमें हम सिर्फ रखते हैं नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, क्योंकि हम डेट रिसीट्स एक्सक्लूड। हो गया तीसरा। अब चौथा है। चौथा क्या है? चौथे को कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस प्राइमरी डेफिसिट? बजट गवर्नमेंट लाता है ना फॉर द कमिंग ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए 2025-2026 के लिए बजट है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि इस साल हमारा जो एक्सपेंडिचर है 200 लाख करोड़ है और हमारी जो इनकम है 150 लाख करोड़। ठीक है। फिर गवर्नमेंट कहता है कि इसमें जो डेफिसिट है ना, जो 50 लाख करोड़ का डेफिसिट है, उसमें से कुछ पैसा हम इंटरेस्ट चुका रहे हैं। क्या चुका रहे हैं? हमारा कर्जा था। तो कौन सा कर्जा? बोले कि पिछले गवर्नमेंट ने जो कर्जा लिया था वो चुका रहे। क्योंकि आप फिर भी ब्लेम करोगे ना, हम देखो 50 लाख करोड़ का तो डेफिसिट, बोलेगे नहीं है सारा हमारा, हम पिछली गवर्नमेंट्स का क्या चुका रहे हैं? कर्जा। पिछली गवर्नमेंट्स का क्या चुका रहे हैं? तो हम कहेंगे कि भाई दिखाओ कितना चुका रहे हैं पिछली गवर्नमेंट्स का, और आप जो अपना कर्जा ले रहे हो वो कितना है। अदरवाइज हम गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे ना कि पता नहीं ये सारा जो कर्जा है, डेट है, गवर्नमेंट इसी करंट गवर्नमेंट का होगा। वो कहते हैं कि नहीं, हम जो इंटरेस्ट चुका रहे हैं वो पिछला चुका रहे हैं। बोले कि कैलकुलेट करके दे दो, असेसमेंट करके दे दो। कहते हैं कि देखिए, हम प्राइमरी डेफिसिट जो हमारा होगा, प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी मतलब जो पहले से ही था, ऑलरेडी था डेफिसिट, वो कौन सा था? क्योंकि वो हमारी डेट लिया था $500 मिलियन 1990 में, उसको हम अभी भी चुका रहे हैं। क्या चुका रहे हैं? तो हम कह रहे हैं कि उसको निकालिए, आप उसको एक्सक्लूड कीजिए, फिर देखिए आपके पास डेफिसिट हमें दिखाई। तो उसमें क्या करते हैं गवर्नमेंट? उस डेफिसिट को कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। हाउ इज इट कैलकुलेटेड? इट इज कैलकुलेटेड फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट लायबिलिटीज ऑन प्रीवियस लोन्स। आपके पास फिस्कल डेफिसिट आ गया ना, ध्यान से सुनना। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? मानो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 100 माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस ये मानो 50। सुने, ये मानो, इसका मतलब कितना गवर्नमेंट के पास कितना डेफिसिट है? 50। अब 50 में से भी ग्रांट्स हैं, ठीक है, मानो 20 ग्रांट से बचे कितना है? तो आपका फिस्कल डेफिसिट कितना हुआ? तो मानो फिस्कल डेफिसिट, लेकिन गवर्नमेंट क्लेम्स कि जो हम दे रहे हैं ना इस 30, ये सारा 30 फिस्कल डेफिसिट, डोंट ब्लेम अस। इसमें से हम क्या कर रहे हैं? हम इंटरेस्ट चुका रहे हैं पिछली गवर्नमेंट के लोन का। जो हमारा लोन तो बजट का इस साल का है, डेफिसिट तो इस साल का होगा, लेकिन इसमें से चुका रहे ना पिछले सालों का लोन, पिछली गवर्नमेंट का लोन, 90s का लोन। हम इस साल जो हमारा डेफिसिट होगा वो होगा, वो तो है, उसमें कोई शक, लेकिन उसमें से सारा हमारा नहीं है, हम उसमें से कुछ इंटरेस्ट भी दे रहे हैं पिछले लोन उसका, बोलते हैं हम उससे निकालेंगे। इसका मतलब है आपका प्राइमरी डेफिसिट कितना है? इट्स ओनली 10%। तो आप क्या दे रहे हो? यू आर एक्चुअली पेइंग द इंटरेस्ट लायबिलिटीज ऑन ऑफ प्रीवियस लोन्स। इसका मतलब है गवर्नमेंट का प्राइमरी डेफिसिट जो है, मेन डेफिसिट, वो कितना है? बाकी जो चुका रहे हैं, आइदर इट इज द इंटरेस्ट लायबिलिटी प्लस आपने ग्रांट भी ऐड किया था, वो भी निकालो आप। सो प्राइमरी डेफिसिट इज द एक्चुअल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द कमिंग बजट सेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चाहे वो इसी गवर्नमेंट का पिछला लोन क्यों ना हो,
पिछले साल का, 10 साल पहले का, वो चुका रहे होगे ना। तो प्राइमरी डेफिसिट आपका, जो एक्चुअल डेफिसिट आपका गवर्नमेंट का है, वो कितना है, दैट वुड बी ओनली 20। बाकी जो ऐड हो रहा है डेफिसिट का, वो ना ही गवर्नमेंट का है, दैट इज आइदर द लायबिलिटी, इंटरेस्ट लायबिलिटी, और दैट वुड बी द ग्रांट्स गवर्नमेंट हैज मेड एक्सपेंडिचर फॉर द स्टेट्स। आप समझ रहे हैं, दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ। अब कभी कभार गवर्नमेंट आरबीआई पे पैसे लेता है, देयर आर सर्टेन वेज आरबीआई से पैसे लिए, ठीक है, उसको कहते हैं मोनेटाइज्ड डेफिसिट। क्या कहते हैं कि आपने आरबीआई से पैसा लिया तो भी डेफिसिट है। बात समझ आ रही है, आपने फॉर टाइम बिंग आरबीआई से पैसा लिया, अभी हम देखेंगे आगे वेज एंड मींस एंड एडवांसेस को कहते हैं आरबीआई से पैसा लेना, वो भी एक टाइप ऑफ डेफिसिट बढ़ जाता है गवर्नमेंट का, उसको कहते हैं मोनेटाइज्ड। जब आपने अपने गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के लिए मोनेटाइजेशन किया, पैसा ले लिया, उसको कहते हैं मोनेटाइज्ड। तो ये 3-4 थे डेफिसिट्स जो कल हम पढ़ रहे थे, उसमें से कुछ पढ़ा था हमने डेफिसिट के बारे में, तो आज हम इसको एक्सप्लेन किया। अब फर्दर बजट क्या है हम बाद में देखते हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ इकोनॉमिक सर्वे होती क्या है, जो हमने आज डिस्कस किया। अब सुनिए, इकोनॉमिक सर्वे और बजट। बजट आपको पता है और समझ गए, बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द कमिंग ईयर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा कि बजट क्या है, it is the annual financial statement or estimates of total receipts and total expenditure of the government. Estimate receipts and expenditure of the government for the coming year, for the coming financial year, ठीक है। जो इस साल का बजट होगा वो किस ईयर के लिए होगा, that would be for 2026 2020, and from which month it would be from April 26 to March 27, ओके। ये बजट है कमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए। गवर्नमेंट के पास टोटल एस्टिमेट क्या होता है, टोटल रिसीट्स का, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। व्हाट इज द इकोनॉमिक सर्वे? इकोनॉमिक सर्वे इज एक्चुअली रिपोर्ट कार्ड। क्या है? रिपोर्ट कार्ड, मार्कशीट। रिपोर्ट कार्ड क्या है कि जो पिछला साल, जो साल है ना, गुजरा है ना, अभी तक जो गुजरा है, इसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या अचीवमेंट्स, व्हाट गवर्नमेंट हैज अचीव्ड, इकोनॉमी के जितने भी पैरामीटर्स हैं, चाहे इन्फ्लेशन है, प्रोडक्टिविटी है, एक्सटर्नल सेक्टर है, ग्रोथ है, हाउ इट हैज फेयर्ड, ये कैसे चली, क्या अच्छी चली, क्या कम चली, क्या हमने टैक्स ज्यादा लिए, जनरेट ज्यादा हुआ, टैक्स बेस ज्यादा बढ़ गया, इन्फ्लेशन रिड्यूस हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, हमारा ट्रेड बढ़ गया। इट इज एक्चुअली द रिपोर्ट कार्ड ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या है? 2025 2026, यही है ना। हाउ वेल द इकोनॉमी हैज गॉन इन द प्रीवियस ईयर, अभी तक जो हुआ, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे हमेशा बजट जब आता है ना, उससे एक दिन पहले आ जाता है। यानी कि बजट कब आना था, 1 फरवरी, तो ये 31 जनवरी आ जाता, लेकिन इस साल 29 जनवरी आ गया, मानो 2 दिन पहले, 2 दिन। अदरवाइज इकोनॉमिक सर्वे बजट से पहले एक ही दिन आता है। अब क्यों जरूरी है, व्हाई इकोनॉमिक सर्वे इज नेसेसरी एंड हु ब्रिंग्स द इकोनॉमिक सर्वे? मैंने आपको बोला बजट इज प्रिपेयर्ड बाय बजट डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बजट डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। Similarly, this economic survey is prepared by the Department of Economic Affairs. कौन करता है? Department of Economic. It is not prepared by the Budget Division. It is prepared by the Department of Economic Affairs. And इसको तैयार करने के लिए एक बंदा होता है, उसको कहते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होता है, अजीत डोवाल है, वैसे इकोनॉमिक एडवाइजर भी होता है गवर्नमेंट के लिए। हमारा जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, दैट प्रिपेयर्स एंड दैट सुपरवाइज द प्रिपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द बजट डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दिस इज प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। नाउ व्हाई दिस इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड? इसकी क्या जरूरत है? सिंपल सी बात है, जब एक स्टूडेंट क्लास में होता है, उसको रिपोर्ट कार्ड मिल जाती है हर साल के बाद कि देखिए आप प्रीवियस ईयर में आपने क्या क्या किया, मैथमेटिक्स में कितना लिया, इसमें कितना लिया। क्यों देते हैं रिपोर्ट कार्ड? ताकि जो आने वाला साल है वो एनालाइज करे कि मुझे कहां कहां गलतियां हुई थी, उसमें क्या क्या सुधार करना है, कहां कहां मैंने अच्छा किया तो मैं और बेहतर कर सकता हूं, ठीक है। आगे जब बजट आएगा, परसों जब बजट आएगा, तो गवर्नमेंट विल नो कि उसमें कहां कहां किस चीज में लूप होल्स है, किस डिपार्टमेंट में और फंड्स की जरूरत है, किस डिपार्टमेंट में ठीक ठाक फंड्स है, बैलेंस्ड फंड्स है, एग्रीकल्चर में कितना सपोर्ट करना है,
इंडस्ट्रीज में कितना सपोर्ट करना है, एमएसएमईज को कितना सपोर्ट करना है, तो उनके पास क्या रहेगा, एक रिपोर्ट कार्ड रहेगा जिसके बेस पे वो एनालाइज करेंगे और आगे का बजट वो क्या करेंगे, तैयार करेंगे। क्योंकि 2 महीने में वो बजट तैयार ही करते हैं ना। आपके पास सिर्फ बजट की कॉपी होती है जिसमें ये तैयारी होती है कि इस साल में ये करना है, बाकी चीजें तो आप डिस्कस करते हैं पार्लियामेंट में। तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी क्या होगा, उनके लिए भी एनालिसिस शीट होगी कि वो भी अपनी, अगर उनको ओपिनियन देखने हैं कि इस साल क्या हुआ, उनके पास रिपोर्ट होगी, असेसमेंट होगी कि पिछले साल मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी या इस सेक्टर में किसी मिनिस्टर को देखना है, किसी एमपी को देखना है, इस स्टेट में कितना हमने फेयर किया है, कितना और करना है, तो उनके पास एक रिपोर्ट कार्ड आ जाती है जिसके बेसिस पे वो अगले साल का बजट तैयार करते हैं। दैट इज व्हाई इकोनॉमिक सर्वे इज इंपॉर्टेंट। और इसको तैयार करते हैं इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन या डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, तो यही कल रिलीज हुआ है। तो यही हम एक एक करके, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें आप लोगों ने पढ़ी हैं, उसमें मुझे समझाने की जरूरत, कुछ चीजें एक्सटर्नल सेक्टर जो आपने अभी पढ़ा नहीं है, तो वही हम एक एक करके, बिकॉज इट इज वेरी मच नेसेसरी। आपने सब पढ़ना नहीं है, आपने सब नहीं पढ़ना, इसके लिए मैं नोट तैयार करूंगा इकोनॉमिक सर्वे का, तो हाइलाइट्स में दूंगा। अभी हम गवर्नमेंट ने जो दिया हुआ है उसी को हम यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे कि क्या किया। ठीक, इकोनॉमिक सर्वे हाइलाइट्स 2025-2026। तो कौन, किसने तैयार किया इसको? इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो भी पीडीएफ है ये गवर्नमेंट की डिटेल है, इसमें कोई एडिशन नहीं। ठीक है, it presents the key aspects of each of the 16 chapters. टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 16. Using charts and infographics. तो नीचे लिखा है वी अनंथा नागेश्वर, he is the chief economic advisor, Ministry of Finance, Government of India. So it is prepared under the supervision of chief economic advisor. ठीक है, एक एक करके हम देखते हैं। सारा नहीं दे सकते, लेकिन जितना देखेंगे उतना हम समझेंगे। सबसे पहले स्टेट ऑफ इकोनॉमी, हाउ द स्टेट ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज हैज बीन इन द प्रीवियस ईयर। दूसरा फिस्कल डेवलपमेंट्स, एंकरिंग स्टेबिलिटी थ्रू क्रेडिबल कंसोलिडेशन। गवर्नमेंट ने कैसे फिस्कल डेफिसिट्स को रिड्यूस किया, उसी को कहते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना, दैट मीन्स फिस्कल कंसोलिडेशन। तीसरा मॉनेटरी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, हाउ द आरबीआई हैज मैनेज्ड द मनी सर्कुलेशन। Third, fourth one, external sector. How external sector has fared? Exports कितने हुए, imports कितने हुए। उसके बाद इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कितनी रही इस साल? हालांकि इन्फ्लेशन बहुत कम रही, इट्स क्लोज टू 1.7, बहुत कम हुई। इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन भी मैनेज हुई, हेडलाइन इन्फ्लेशन भी मैनेज हुई और कोर इन्फ्लेशन भी मैनेज हुई। उसके बाद एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट, हमने कैसी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई,
इनकम कैसे सिक्योर इनकम, जैसे लोन डीबीटी दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फार्मर्स को, बाकियों को। सर्विसेज, हाउ सर्विसेज हैव इंप्रूव्ड और इंक्रीज्ड, इंडिया का सर्विस सेक्टर कितना इंप्रूव हुआ, कैसे हमने सर्विस सेक्टर को इंप्रूव किया। इंडस्ट्रीज, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कितनी हुई। इन्वेस्टमेंट, एफडीआईज कितना बढ़ गया। उसके बाद एनवायरमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ एआई। इज द फर्स्ट टाइम कि गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक सर्वे में किसका जिक्र कर रही है, एआई इकोसिस्टम। इससे पहले एआई का कोई रोल, अब जो जो छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें इसमें हैं वो आपके यूपीएससी में आ सकती है, प्रीलिम्स में भी आ सकती हैं और एनालिटिकली मेंस में भी आ सकती है। लास्ट में अर्बनाइजेशन। सो ये 15 चैप्टर्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तैयार किया है इकोनॉमिक सर्वे में। इसी को हम एक एक करके समझते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे इसमें से टॉपिक्स पढ़े हैं तो आपके लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा समझना। फर्स्ट इज स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। चूंकि आप इस पे देखो, आप यहां पे देखो लिखा क्या है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। इसका मतलब है, इसका कहने का मतलब है कि ग्लोबल लेवल पे हर जगह क्राइसिस है। ग्लोबल पॉलिसी इंक्रीजिंग शेप्ड बाय द सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशन रादर देन एफिशिएंसी और मल्टीलेटरल रूल्स। जो अभी ग्लोबल पॉलिसीज बन रही हैं वो किस पे बेस पे बन रही है, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, सिक्योरिटी कंसिडरेशंस। ट्रंप को अच्छा नहीं लग रहा है इंडिया के साथ ट्रेड करने में तो उसने टेरिफ बढ़ा दी। उसको लग रहा है कि ईरान के साथ जो ट्रेड करेगा उसका टेरिफ में बढ़ाऊं। आप समझ रहे हैं, रशिया से जो इंपोर्ट ऑयल करेगा उसका मैं टेरिफ बढ़ाऊंगा। सो देयर इज अ पॉलिटिकल कंसिडरेशन। तो ग्लोबल पॉलिसी ऐसी बन रही है, आप समझ रहे मेरी बात। तो ग्लोबल पॉलिसी जो कि इस तरीके से बन रही है और इतना ज्यादा ग्लोबल, जो इसको कहते हैं सप्लाई शॉर्टेज होना, जो सप्लाई चेन है वो ब्लॉक होना, डिस्टर्ब होना। सप्लाई चेन मतलब फ्री फ्लो ट्रेड होना, फ्री फ्लो चीजें जाना, सर्विसेज जाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना, उसमें डिस्ट्रप्शन आ रहा है ना, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल कंसिडरेशन, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी कंसिडरेशन। सिक्योरिटी कंसिडरेशन, वॉर चल रही है रशिया यूक्रेन में, मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है, लेकिन उसके बावजूद डिटेरेटिंग जो ग्लोबल क्राइसिस है उसके बावजूद इंडिया अच्छा कर रहा है। अब यहां पे इन्होंने 3-4 चीजें बताई। सबसे पहले इंटेंसिफाइंग जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। कल को क्वेश्चन आ सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज एक्चुअली बिकम इम्पेडिमेंट टू द ग्लोबल ट्रेड, या अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहला मैंने क्या बताया, बिकॉज ऑफ इंटेंसिफाइंग जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। दूसरा, एनर्जी एंड फाइनेंस वेपनाइजेशन। आप एनर्जी को एज अ वेपन यूज करते हैं, ठीक है, हम एनर्जी नहीं सप्लाई करेंगे, या फाइनेंस को, हम आपको पैसा नहीं देंगे, आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। आप मतलब कौन, ग्लोबल पावर्स, ठीक है। एक्सपोर्ट कंट्रोल्स एंड टेक्नोलॉजी। अब फॉर एग्जांपल इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है, तो इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी कौन देता है, अमेरिका दे सकता है, चाइना दे सकता है। अगर अमेरिका बोलेगा, चाइना बोलेगा हम टेक्नोलॉजी नहीं देंगे फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब है बहुत सारी कंट्रोल्स ऐसे हुई है। कंट्रोल मतलब आपने डिस्टर्ब किया है, ऑब्स्ट्रक्ट किया है कि आप टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, तो वो भी एक इंपेडिमेंट बनता है ग्लोबल ट्रेड के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। चौथा, स्केप्टिसिज्म ऑन फ्री ट्रेड। स्केप्टिसिज्म ऑन फ्री ट्रेड मतलब जितनी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है या जितना भी फ्री ट्रेड में फ्री फ्लो में ट्रेड चल रहा था उसके ऊपर कंट्रोल लग गया। सबसे बड़ा कंट्रोल क्या है, प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी क्या है, ट्रंप टैरिफ बढ़ा रहा है, यहां से हम बढ़ा रहे हैं टैरिफ, हम किसी के साथ ट्रेड नहीं कर रहे, ट्रेड ब्लॉक कर रहे हैं। सो दैट इज स्केप्टिसिज्म ऑन ट्रेड, फ्री ट्रेड। चौथा, कंपटीशन फॉर क्रेडिट। सो व्हाट इज द रोल ऑफ अमेरिका इन द ग्रीनलैंड? नथिंग। उसका क्या मानना है, कुछ भी नहीं, क्योंकि ग्रीनलैंड में क्रिटिकल मिनरल्स है। मिनरल्स तो ठीक है, दे आर क्रिटिकल रेयर मिनरल्स, उसके लिए कंपटीशन है, तो वो ग्रीनलैंड को भी हटना चाहता है, क्योंकि वेनेजुएला में कुछ क्रिटिकल मिनरल्स है, वो वेनेजुएला को भी हटना चाहता है। तो उसके लिए कंपटीशन, हर जगह कंपटीशन है, जिसकी वजह से अब देखो प्राइमरी बैलेंस जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी है वो सबकी क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, ज्यादातर एवरेज में कम हो रही है। अब देखो यहां पे राइजिंग सोवरेन यील्ड्स अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि फॉरेन करेंसीज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद, इस सब के बावजूद, ग्लोबल क्राइसिस के बावजूद, यहां पे लिख रहे हैं इंडिया रिटेन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम। एक एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है फॉर द यूपीएससी एग्जाम। Expected to grow 6.5, 6.8 to 7. That means approximately in the next financial year, that would be 26, 27, the approximate or expected growth of India would be around 7. Despite these disruptions at the global level, despite the free trade bloc, despite all these competitions and political considerations, India is expected to grow 7. अब आप यहां देखिए, ये है ग्राफ, ये फाइनेंशियल ईयर कितना है
फाइनेंशियल ईयर 16 है। अब फाइनेंशियल ईयर 16 में इंडिया का कितना ग्रोथ था जीडीपी? दिस इज इन लाख करोड़, दिस इज इन करीबन करीबन 130 लाख करोड़। नाउ कम टू दिस, फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 16 इट हैज इंक्रीज्ड, इट हैज इंक्रीज्ड। बीच में थोड़ा डिप आ गया था, ठीक है, 2021 में बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, लेकिन बाद में फिर से रिकवर हुआ। दिस इज नॉमिनल जीडीपी। मैंने आपको बोला नॉमिनल जीडीपी क्या है, व्हाई यू कंसीडर द करंट लेवल ऑफ प्राइसेस, करंट लेवल ऑफ, दिस इज द नॉमिनल जीडीपी एंड दिस रेड वन इज व्हाट, इट इज द स्टिल। आप देखिए ये ग्रीन कलर वाला जो है ना, ये एवरेज है, दिस ग्रीन कलर, यानी कि इन फाइनेंशियल ईयर 27 इंडियाज ग्रोथ वुड बी अराउंड 7% एंड रियल इनकम वुड बी अराउंड, इट वुड बी अराउंड 6 to 7%। रियल इनकम की बात कर रहा हूं, रियल जीडीपी की बात कर रहा हूं, यानी कि नॉमिनल जीडीपी ये है कितनी, नॉमिनल जीडीपी वुड बी अराउंड 10%, बट हम नॉमिनल जीडीपी कंसीडर, हम क्या कंसीडर करते हैं, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी वुड बी अराउंड दिस, इट वुड बी अराउंड 7%, क्योंकि 7.5% पे ग्रीन है, आप समझ रहे हैं, तो 7% के ऊपर इंडिया का क्या होगा, रियल जीडीपी इन द कमिंग फाइनेंशियल। बात समझ आ रही है? तो डिस्पाइट दिस इंडिया हैज फेयर्ड वेल इन इट्स ग्रोथ in this financial year and coming financial year India is expected to grow by the 7.2%। ठीक है, तो ये दूसरा वाला है। सारी चीजें इसमें याद नहीं रखनी है, बस मोटी मोटी चीजें मैं आप इसके नोट्स आपको तैयार करके देता हूं। अब एक और चीजें यहां पे, स्टेट ऑफ इकोनॉमी पुशिंग द ग्रोथ फ्रंटियर। अब हमने जो ऊपर देखा है, एक मिनट, यही है, अब ऐसा क्यों हुआ, वाई इंडियाज ग्रोथ हैज इंक्रीज्ड। आप समझ रहे बात, बस ज्यादा हेक्टिक नहीं है ये, लेकिन बस आराम से समझना क्यों ग्रोथ क्यों बढ़ गई, इसकी रीजन क्या है। मैंने आपको बताया था कि कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, जो हम क्या पढ़ते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम देखते हैं ना, 4 सेक्टर्स देखते हैं, हाउस होल्ड, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल। अब यहां बात देखिए, आप यहां कह रहे हैं कि हमारा प्राइवेट कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। प्राइवेट कंजप्शन यानी कि लोगों के पास पैसा था, उन्होंने कंज्यूम किया, पैसा था तो डिमांड होगी तो प्रोडक्शन बढ़ गई। आर यू गेटिंग पॉइंट? क्योंकि लोगों के पास पैसा था। दूसरा इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। अब जब इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन हो जाएगी। यहां पे देखिए आप, फाइनेंशियल ईयर 2025 में कितना हुआ है प्राइवेट कंजप्शन, इट इज 61.4। फाइनेंशियल ईयर 16 में बहुत कम था, उसके बाद बढ़ता गया 61, एंड इन फाइनेंशियल ईयर 26 कितना है, 61. ये बढ़ता गया प्राइवेट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट देखिए, नॉमिनल जीडीपी में इन्वेस्टमेंट का क्या रोल है, इन्वेस्टमेंट देखिए, प्राइवेट इन्वेस्टर्स है, बाहर से इन्वेस्टमेंट जो आ रही है, ये भी बढ़ता गया। फाइनेंशियल ईयर 23 में ज्यादा था, उसके बाद एवरेज रहा है 30। दैट मीन्स द इंक्रीज इन जीडीपी, एक्सपेक्टेड जीडीपी जो बड़ा है 7% या 6% या आने वाले साल में जो 7% होगा, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन प्राइवेट कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो क्यों है, तो आप ये जवाब दे सकते हो कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। दूसरी चीज, रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड आपने पढ़ा था, व्हाट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड, टोटल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट वैल्यू, टोटल आउटपुट दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड। आपकी टोटल आउटपुट कितनी है और आपका इंटरमीडिएट वैल्यू उस चीज को बनाने में या उस चीज को प्रोसेस करने में कितना लगा, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड। लुक एट हियर, फाइनेंशियल ईयर 2016 to 20 एंड फाइनेंशियल ईयर 26, दिस फाइनेंशियल ईयर 25 में कितना हुआ है, ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ इन रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड 7.2 एंड फाइनेंशियल ईयर 26 में कितना हुआ है 9.1। सो दिस ग्रॉस वैल्यू एडेड हैज इंक्रीज्ड। इसकी ग्रोथ जो है, ग्रोथ बेस वो बढ़ चुकी है, वो भी एक रीजन है। आपका जीडीपी जो है, रियल जीडीपी बढ़ चुकी है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ऐसा क्यों हुआ, जो पोटेंशियल जीडीपी क्या होती है, व्हाट इज पोटेंशियल जीडीपी। मैंने एक बार आपको क्वेश्चन भी पूछा था, व्हाट इज पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी क्या है, पोटेंशियल जीडीपी जब इकोनॉमी में हर एक पैरामीटर अपने पीक के पोटेंशियल पे काम करके उसमें कितना काम कर सकता है, यानी कि एक बंदा
अपनी पोटेंशियल पे कितना काम कर सकता है, एक इंडस्ट्री अपनी पोटेंशियल पे कितना काम कर सकती है, एक सर्विस सेक्टर अपनी पोटेंशियल पे कितना काम कर सकती है, उससे जो जीडीपी जनरेट हो गया उसको कहते हैं पोटेंशियल जीडीपी। अब ये रिफॉर्म्स की वजह से जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी बढ़ गया। अब रिफॉर्म्स क्या है? आपने सस्टेन्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, रोड्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, इंडस्ट्रीज बनाई, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा दिया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ, लॉजिस्टिक रिफॉर्म्स हुए। अब पहले क्या होता था, इंट्रास्टेट या इंटरस्टेट ट्रेड में या इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स थे। अब वो ऑब्स्टिकल्स रिमूव हुए। पहले क्या होते थे ऑब्स्टिकल्स, यानी कि अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रेड के लिए गाड़ियां जा रहे थे या ट्रेड कर रहे थे, उसमें क्या थे ऑब्स्टिकल्स। अब वो ऑब्स्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गए, कम। जब वो ऑब्स्टिकल्स कम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली उसकी वजह से ग्रोथ बढ़ जाएगी। ये कहता है कि व्हाट हैज एक्चुअली पुश्ड इंडियाज पोटेंशियल जीडीपी टू 7%. It is these reforms either in the capital expenditure or in the labor input. अभी रिसेंट में 2022-20 में लेबर कोड चेंज हुई, क्या हुए, यानी कि वेजेस बढ़ने शुरू हो गए। जब वेजेस बढ़ने शुरू होंगे तो लेबर ज्यादा काम करेगा, तो लेबर काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। तीसरा, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटलाइज हो गया, ठीक है, आपने डिजिटलाइजेशन यूज की, इस्तेमाल उसमें किया, आपने रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन, रेगुलेटरी लॉज लाए, रेगुलेटरी लॉज ईज करते हैं बिजनेस में, जिसकी वजह से आपका जीडीपी, तो मोटा मोटा इसमें यह है कि आपकी जीडीपी इस वजह से बढ़ी, एक आपकी प्राइवेट कंजप्शन बढ़ गई, इसका मतलब है लोगों के पास पैसा, अच्छा खासा था तो डिमांड ज्यादा हुई, डिमांड ज्यादा हुई तो प्रोडक्शन ज्यादा हुई। दूसरा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुई। तीसरा, बिकॉज ऑफ द रिफॉर्म्स इट हैज पुश्ड इंडियाज पोटेंशियल जीडीपी टू 7%। क्लियर हो रहा है? ये इज द फर्स्ट चैप्टर जो इकोनॉमिक सर्वे में दिखा रहा है। अब इसमें से कुछ चीजें ऐसी है जो आपने याद रखनी, सारा याद रखने की जरूरत, कल को बोल सकते हैं कि व्हाट हैज एक्चुअली पुश्ड इंडियाज अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स टुडे, व्हिच आर द फॉलोइंग हैज एक्चुअली पुश्ड द इंडियाज पोटेंशियल जीडीपी टू 7%। उसमें से ये भी आएगा सस्टेन्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैप्स मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझ आ रही है? दूसरा, तीसरा, इसके बाद अब आते हैं इसमें। अब देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस। दूसरा वाला चैप्टर क्या है? फिस्कल डेवलपमेंट्स। अब इधर देखिए, आप देखिए, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? फिस्कल डेफिसिट। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? आपका टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स कितनी है, एक्सक्लूडिंग द डेट रिसीट्स, ठीक है। और दूसरा हम पढ़ रहे थे प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है ना प्रीवियस लोन्स, उसकी इंटरेस्ट लायबिलिटी। अब आप देखिए, इन फाइनेंशियल ईयर 20 the fiscal deficit was 4.6% and the primary deficit was 1. Then come to the financial year 21, the fiscal deficit कितना बढ़ गया? 9.2। उसके बाद वापस आए, क्योंकि 9.2 उस वक्त कोविड, उसके बाद वापस आ रहा है। एंड इन फाइनेंशियल ईयर 26 कितना हुआ है फिस्कल डेफिसिट? 4.4। एंड व्हाट इज द प्राइमरी डेफिसिट? दैट मींस फिस्कल डेफिसिट हैज रिड्यूस्ड। इसका मतलब है गवर्नमेंट के ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर नहीं है। अब आइए, prudent fiscal management as the key driver behind sovereign credit rating operates। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हर कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर रेटिंग देती है। क्या देती है? रेटिंग देती है। देखिए, इंडिया की मूडीज एक रेटिंग होती है, मूडीज वो एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन, वो रेटिंग देती है कि इस बार इंडिया की इकोनॉमी अच्छी चलेगी, इस बार इंडिया की इकोनॉमी अच्छी, बिकॉज ऑफ द फिस्कल मैनेजमेंट। ये फिस्कल मैनेजमेंट ही है ना, यू हैव मैनेज्ड योर डेफिसिट, दैट मींस देयर इज अ फिस्कल मैनेजमेंट। बिकॉज ऑफ दिस, these global organizations have given rating to the India's credit, and rating is high। आप समझ रहे मेरी बात? बिकॉज ऑफ दिस, जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने इंडिया की रेट को अपग्रेड किया। क्यों अपग्रेड किया? क्योंकि इंडिया ने अपना फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस किया, इंडिया ने अपना प्राइमरी डेफिसिट रिड्यूस किया, कम किया। आप समझ रहे मेरी बात? उसके बाद अब क्यों है, उससे क्या होगा, अब सुनिए दूसरा वाला किसी के साथ ये बोल रहा है
दूसरा कह रहा है, ये देखिए, टैक्स पॉलिसी administration reforms. There has been increase in share of direct taxes in gross tax revenue, मतलब इंडिया के पास टोटल रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू जनरेशन कितनी, आउट ऑफ दैट डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू कितना है। अब ये जो है, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये दिस इज प्री पैंडेमिक, दिस इज प्री पैंडेमिक, यानी कि प्री पैंडेमिक मतलब 2020 2019, उस वक्त प्री पैंडेमिक में डायरेक्ट टैक्स की परसेंटेज कितनी थी, 52%, और इनडायरेक्ट टैक्स की परसेंटेज कितनी थी, 48%। अब देखिए पोस्ट पैंडेमिक यानी कि 2025 में, इस साल डायरेक्ट टैक्स की परसेंटेज कितनी है, 59%, और इनडायरेक्ट टैक्स की परसेंटेज कितनी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इंडिया में टैक्स बेस इंक्रीज हुआ, ब्रॉड बेस हुआ, जिसकी वजह से टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया, यही कह रहा है। अब इसकी वजह से क्या होगा, रेवेन्यू बायंसी आ जाएगी। अब आपके पास पैसा आ रहा है तो रेवेन्यू बायंसी, यानी कि आप स्टेबल रहोगे। दूसरा, कंटिन्यूड एम्फेसिस ऑन कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज्यादा एम्फेसिस होगा। तीसरा, इंप्रूव्ड फिस्कल ट्रांसपेरेंसी, अब आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेफिसिट्स नहीं है, कम है। चौथा, इट विल कंटिन्यू डेफिसिट रिडक्शन अलोंग ए क्रेडिट पाथ, आपकी डेफिसिट रिडक्शन हो जाएगी और क्रेडिट भी अच्छी हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी ग्रोथ। अब देखिए यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट्स प्री पैंडेमिक कितना था और पोस्ट पैंडेमिक कितना है। 2024 में पहले कितना था, ये नॉन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन कितना बढ़ गया है, 16 to 20 ये था। रेवेन्यू रिसीट्स कितने थे, रेवेन्यू रिसीट्स टैक्सेस नॉन टैक्सेस कितनी परसेंटेज थी टोटल जीडीपी की, 8 एंड इन द पीरियड ऑफ 2022 to 25 पोस्ट पैंडेमिक इट हैज इंक्रीज्ड टू 9.1%। वैसे ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू यानी कि टोटल टैक्स रेवेन्यू कितना है, वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इन द 16 to 20 इट वाज 10.8% एंड इट हैज इंक्रीज्ड to 11.5। उसके बाद नॉन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शंस, व्हाट आर नॉन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शंस, व्हाट आर नॉन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शंस, इनकम टैक्स, एल्स कैपिटल गेन्स टैक्स, सिक्योरिटाइजेशन टैक्स है कि नहीं, है ना, गिफ्ट टैक्स, बाकी जितने भी टैक्सेस है। तो नॉन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शंस कितनी बढ़ी, 2.4 थी, अब कितना हुआ। इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल्ड पहले कितना था, 6.9, अब कितना है, यानी कि इतने लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, एंड इट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 6.9 in 2020 to 25 9.2 crores. So because of this increase in tax revenue, because of increasing the base, India has shown the growth in GDP. ये भी बड़ा रीजन है, क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक सर्वे, लेकिन क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा वो याद रखना है। हर चीज आपने ऑलमोस्ट पढ़ी है इसमें, एक्सेप्ट 2-3 चैप्टर्स जो आपने नहीं पढ़े हैं, बाकी आपने सारा पढ़ा है, यानी कि बेसिक आपका ऑलमोस्ट क्लियर है। अब इधर देखिए, परसों ही हमने पढ़ा था ये देखिए, अब क्या हम देख रहे हैं, this is GST, robust transaction movement under GST even as gross GST collection track nominal GDP growth rate। ये क्या है, what is e-way bill, what is electronic way bill, बताइए, आपने पढ़ा है, परसों ही पढ़ा है। जब हमें इंटरस्टेट और जो होता है ट्रांसफर, वो कुछ 260, नो इट इज बोथ इंटरस्टेट एज वेल एज इंट्रास्टेट। एक कोई भी, हाँ, अगर आप कैरी कर रहे हैं गुड्स एंड द वैल्यूएशन ऑफ दैट गुड इज अराउंड 50 to 70,000, देयर इज अ नीड ऑफ जनरेशन ऑफ ए बिल, ठीक है। बाकी चाहे आप विद इन द स्टेट ट्रैवल कर रहे हो या इंटर स्टेट ट्रैवल कर रहे हो, तो बिल जनरेट हो रही है, दैट इज वैलिड फॉर 1 day और अराउंड 200 to 250 किलोमीटर्स। ये कह रहा है ई वे बिल वॉल्यूम जनरेशन, ई वे बिल वॉल्यूम जनरेशन इन फाइनेंशियल ईयर 23 कितना था, 70.3 crores, एंड इन फाइनेंशियल ईयर 26 ये कितना हुआ है, 115 crores। दैट मींस ई वे बिल जनरेशन हैज इंक्रीज। अब इंक्रीज क्यों हुआ है, क्योंकि पॉलिसी रेगुलेशन, मैंने ऊपर बोला ना, देयर हैज बीन रेगुलेटरी पॉलिसीज जिसकी वजह से ईज ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, तो उसकी वजह से क्या ई वे बिल जनरेशन वॉल्यूम बढ़ गया। दूसरा, ये कहते हैं कि ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन, टोटल जीएसटी कलेक्शन,
टोटल जीएसटी कलेक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। फाइनेंशियल 2023 में कितना था, it was approximately 13 lakh crore, it is in lakh crores, and then it has increased, and here it has increased to around this, it is around 17 lakh crores, कितना, from 12 lakh, almost 13 lakh crores in 2023 to 17 lakh crores in 2026. That means total GST collection has increased. अब ये क्यों हुआ है, क्योंकि आपको पता है, आपने पढ़ा है कि जीएसटी में रिफॉर्म्स आ गए। आगे क्या रिफॉर्म्स आ गए, व्हाट रिफॉर्म्स हैव कम इन जीएसटी? जीएसटी 2.0 आ गया ना, जो आपने पढ़ा। पहले जीएसटी में जो टैक्स स्लैब्स थी, क्या क्या थी? 0%, 5%, 12%. मेन जो था 5%, 12%, 18% और 28%. That means there were 4 tax slabs. Now it has been reduced to 2. जो जीएसटी 2.0 2025 में आया, इसमें अब कितनी है? एक है 5%, दूसरा है 18%, दो ही है ना। और फिर उसके बाद डीमेरिट है, दैट इज 40%, हमें उसके साथ लेना देना। इसमें से मेरिट ये है और स्टैंडर्ड ये है, दो तरह के होते हैं, एक मेरिट होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। तो इसमें डीमेरिट दो ही है। अब ये देखिए, जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स एंड इंपैक्ट, 2 रेट स्ट्रक्चर बन गया, 5% एंड 18%, 18 स्टैंडर्ड और 5 मेरिट बन गया, और 14% क्या है, डीमेरिट, यानी कि फॉर लग्जरियस गुड्स एज वेल एज फ्रॉम सम सिन गुड्स। अब इसकी वजह से क्या है, एक्सपेक्टेड चैनल्स ऑफ इंपैक्ट, इसकी वजह से क्या हो सकता है, क्योंकि लोगों के ऊपर अब उतना टैक्स का इन्फ्लुएंस या टैक्स का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से इट विल हेल्प हाउस होल्ड कंजम्पशन। दैट मींस हाउस होल्ड ज्यादा कंज्यूम करेगा। पहले वो कम करता था क्योंकि टैक्स रेट ज्यादा होती थी, अब चूंकि टैक्स रेट कम होगी तो हाउस होल्ड कंजम्पशन बढ़ जाएगा। दूसरा, इट विल वाइडर द टैक्स बेस, क्योंकि पहले जब आप चीजें कम खरीदते थे बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टैक्स रेट्स, अब आप चीजें ज्यादा खरीदेंगे। अब जो पहले चीजें नहीं खरीदता था अब वो भी खरीदेगा। अब जो पहले डरता था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स नहीं खरीदूं तो 28% लगता है, अब उसके ऊपर 18%, कुछ में 5% लगता है, जो लो ये रेट के इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें 5 खरीदेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, टैक्स बेस बढ़ जाएगा। दूसरा, इट विल बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग, एनहांस ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, इंक्रीज स्मॉल बिजनेसेस टू परफॉर्मेंस। आप समझ रहे हैं बात, यानी कि जब आपने टैक्स रिफॉर्म्स किए 2.0, जिसकी वजह से 2 ही रेट्स आ गई, अब इसकी वजह से ट्रेड भी अच्छा होगा, एमएसएमई सेक्टर अच्छा करेगा। अब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है, टैक्स स्ट्रक्चर है, अच्छा हो जाएगा, जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात। स्टिल यू विल सी हियर कि जीएसटी, टोटल ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन हैज इंक्रीज्ड, e-way bill volume generation has increased, and because of this new reform in the GST, it will enhance the base, it will ease the trade, it will increase the capital growth. समझ आ रही है बात, क्लियर हो रहा है। उसके बाद अगला, अब देखिए, ये भी आपने अच्छे से पढ़ा है, एंड दिस इज द गवर्नमेंट डाटा, ये सारा उनका डाटा है। थर्ड वन इज monetary management and financial intermediation. What the monetary management means? Monetary management means the monetary role by the RBI. How RBI manage the monetary circulation and money circulation of the market. अब ये क्या कह रहा है? Effective transmission of monetary policy to the money and credit market. What is the effective transmission of monetary policy? What is the transmission of monetary policy? What is monetary policy? The policy regulated and controlled and managed by the RBI. मॉनेटरी पॉलिसी में आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, तो दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, एक होता है क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है क्वालिटेटिव। बट बिकॉज ऑफ क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स, उसकी वजह से इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाता है, रादर देन क्वालिटेटिव, जैसे क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेशनिंग, मॉरल सुएजन, उससे ज्यादा जो क्वांटिटेटिव है, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एटसेट्रा। अब सुनिए, हाँ, अब देखिए इधर, आप ये देख रहे हो ना, ये देखो आप, this is 1st January 2025. This is the green line. The green lines indicates marginal. At that time, it was close to 6.8. It was close to, at that time, marginal standing facility rate was around 6%, and it has reduced. In May, it has went to 6.3. Then in September, it has gone down to 5.8. इधर देखिए आप, है. Then in January, it has gone down to 5.6. इधर अब देखिए आप, it has gone down to 5.6. From almost 6.8, the marginal standing facility has reduced to
5.6. This means when you have reduced the marginal standing facility, आपने वो वाले जो ओवरनाइट आप लोन लेते हैं, कमर्शियल बैंक्स लेते हैं लोन, आपने कम किया, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक आगे जाके लोन्स कंज्यूमर्स के लोन्स के इंटरेस्ट कम करेगा, जिसकी वजह से आगे जाके कंज्यूमर्स के जो लोन लेगा पैसा आ जाएगा तो ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, दूसरा देखिए, दिस वाज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। नाउ कम टू दिस, समझ आ रही है क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, दैट इज व्हाई आपको मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये रेपो रेट, दिस इज रेपो रेट इन जनवरी 2025 it was around 6.5%, then it has reduced, gone down, then it has again gone down, and it has come here. Where? Here. This is the repo rate, and it has close to 5.2%. That means short term loans given to the commercial banks has reduced, the interest rates has reduced. Obviously पहले जब था कितना था, it was 6.5%, तो कमर्शियल बैंक जो आरबीआई से लोन लेते थे वो 6.5% पे लेते थे, आगे जाके वो अगर वो कस्टमर्स को लोन देंगे, कंज्यूमर्स को, तो उससे ज्यादा देते, 7.5 8.5%, तो लोन महंगा हो जाता था, तो लोगों के पास लोन्स नहीं जाते थे, वो नहीं लेते, लोगों के पास पैसा नहीं था। नाउ बिकॉज आरबीआई हैज रिड्यूस्ड इट एंड इट हैज कम डाउन टू 5.2%, अब 5.2% ऑब्वियसली इट विल गो डाउन टू 6, यानी कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आगे कस्टमर्स को कितने इंटरेस्ट रेट पे 6, यानी कि लोन इंटरेस्ट रेट्स कम हुए तो लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा। अब दूसरी चीज देखिए, अब देखिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मैंने आपको बोला है सबसे ज्यादा फायदा इसको किनको हो जाता है, एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को इस रेट यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी चेंज अगर हो जाती है, ये जो रेपो रेट्स कम हो जाती है, इसका सबसे ज्यादा फायदा किनको हो जाता है। अब नाउ लुक एट दिस, इट इज जनवरी 2020 एंड लुक द बैंक क्रेडिट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, दिस इज द बैंक क्रेडिट, इट वाज अराउंड 10 or 11 lakh crore at the time in January 2020, then it has increased, and now come to June 2025, this has gone around to 25-26 lakh crore. Why the credit has increased? Because government has reduced the repo rates, RBI has reduced the repo rates, and consequently the commercial banks have reduced the interest rates. That is why they have provided credits and MSMEs have taken the credit from the bank. जब MSMEs के पास पैसा जाएगा तो वो चीजें बनाएंगे। मैंने आपको बोला कि तकरीबन there are around 110 million MSMEs in small और large MSMEs in India. अब जब उनको पैसा जाएगा वो चीजें बनाएंगे, प्रोडक्शन होगी, उसमें से बहुत सारी चीजें मैंने आपको बोला MSMEs में एक्सपोर्ट जाती है, तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। दिस इज द एक्चुअली द जेनेसिस, आपकी पिछले साल क्या हुआ है और पिछले सालों से बेहतर इस साल हमने क्या किया। अब सुनिए, एससीबीज, व्हाट आर एससीबीज? एससीबीज क्या होती है? एससीबीज मींस शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एसेट क्वालिटी इंप्रूव्स, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्टिविटी एसेट, नेट नेशनल प्रोडक्टिविटी एसेट एट मल्टी डिकेड लोज। अब देखिए, GNP percentage of gross advances, what does it mean? It is gross, is it gross national? No, non-performing assets, gross non-performing assets, net non-performing assets. What is non-performing asset? NPAs. No, NPAs means आप लोन लेते हैं और आप चुकाते नहीं हैं। ये कहते हैं कि देखिए मार्च 2015 में आप देखिए NPA कहाँ था, फिर देखिए अब मार्च 28 में एनपीए कितना था, 6%, और आप देखिए ग्रॉस एनपीए कितना था, ये नेट था, ग्रॉस कितना था, इट वाज अराउंड 11%, बट इट हैज डिक्रीज्ड, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैज रिड्यूस्ड टू 2.2% एंड दिस नेट नॉन परफॉर्मिंग हैज रिड्यूस्ड टू 0.5। इसका मतलब है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ने अपने एसेट क्वालिटी मैनेजमेंट को बढ़ा दिया, इंप्रूव किया। अब एनपीएस कम है, बैंक ग्रो कर रहे हैं, वो आगे भी कंज्यूमर्स को लोन देंगे, अच्छे खासे लोन देंगे, बैंक ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब इकोनॉमी ग्रो। आप समझ रहे हैं? क्लियर हुआ? ठीक है। अब ये सोर्स जो है ना, देखिए इधर सोर्स लिखा है आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश करता है बाइनरी, क्या करता है? शायद मैंने आपको लिखाया भी था, रिपोर्ट्स बाय आरबीआई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, हाफ ईयरली, बाइनरी। नहीं लिखाया होगा, अगर नहीं लिखाया हो तो लिखेंगे, उसमें कोई मसला नहीं। 7वां, दिस इज 9th one। अब सुनिए,
इट इज लिटिल बिट टेक्निकल, लेकिन इसमें क्या है आपको सब याद नहीं रखना है, आपको कुछ चीजें समझनी है। अब गवर्नमेंट क्या कह रहा है, एक्सपेंडिंग AAPY है, दैट इज नोन एज अटल पेंशन योजना, जैसे योजना। अब गवर्नमेंट कह रहा है दिस सब्सक्राइबर्स in 2016 they were 24.6 lakh subscribers and जो टोटल उनको क्रेडिट जाता था that was around 0.1 thousand मतलब 500 crores, वही हो गया 0.510 crores ये था। उसके बाद from 2016 to 2025 from 2016 to 2025 क्या हुआ है, the subscribers has and the total जो उनको क्रेडिट जा रहा है वो कितना बढ़ गया, 44.8 thousand, that was around 45,000 crores। इंक्रीज तो बहुत हुआ है, इतना अभी एज ऑफ नाउ है। नेशनल पेंशन स्कीम जो अभी चल रही है, पहले कितना था